Welcome back everyone. I am Nabeen and this is the 6th lecture of our स्पायरोमेट्री टेस्ट सीरीज। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्पायरोमेट्री की डेफिनेशन, इसके अलावा स्पायरोमेट्री में हमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिलती हैं, स्पायरोमेट्री के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, स्पायरोमेट्री से हमें किस किस तरीके से स्पायरोमेट्री को परफॉर्म किया जाता है, स्पायरोमेट्री को हम पेशेंट प्रिपरेशन किस तरह करते हैं और इक्विपमेंट की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने स्पायरोमेट्री का जो रिपोर्ट होती है हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट को किस तरह पढ़ा जाता है उसको भी हमने देख लिया। स्पायरोमेट्री में जो नॉर्मल ग्राफ बनता है उसको भी हम अभी तक उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम कॉमन पैटर्न्स को देखेंगे जो हमें स्पायरोमेट्री के रिपोर्ट्स के दौरान, स्पायरोमेट्री को परफॉर्म करते दौरान हमें रिपोर्ट्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो ये जो पैटर्न है हमें कहाँ दिखाई देते हैं, जो हमारा फ्लो वॉल्यूम लूप होता है, जो हमारा फ्लो वॉल्यूम लूप है उसमें हमें इस तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं जिससे हम कई तरह की डिसीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी डिसीज हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन पैटर्न है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमें कहाँ दिखाई देंगे, फ्लो वॉल्यूम लूप या फ्लो वॉल्यूम कर्व के में हमें ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन में फ्लो वॉल्यूम लूप को एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ। वैसे पिछले लेक्चर्स में हम इसको कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, बट फिर भी इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक बार नॉर्मली इसको रिकॉल करते हैं तो देखो ये हमारा क्या है, फ्लो वॉल्यूम लूप। दो तरह के स्पायरोमेट्री में ग्राफ बनते हैं। पहला होता है हमारा फ्लो वॉल्यूम कर्व और सेकंड होता है हमारे पास कौन सा, वॉल्यूम टाइम कर्व। जो फ्लो वॉल्यूम कर्व है, फ्लो वॉल्यूम कर्व में हमें ये दिखाई देते हैं, ये पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, पैटर्न मतलब बेसिकली शेप, कुछ विशेष शेप होते हैं जिनसे हम किसी डिसीज का डायग्नोस कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे पैटर्न बोलते हैं। तो देखो पहला हमारे पास जो फ्लो वॉल्यूम लूप है ये नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फ्लो है, जब हमें फ्लो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये ऊपर क्या हमारा बाई एक्सिस पर है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे हमारा क्या है, यहाँ पे फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर या हमारे एक्स एक्सिस पर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लो को हम मेजर करते हैं हमारा लीटर पर सेकंड में, ठीक है, ml पर सेकंड या लीटर पर सेकंड में फ्लो को मेजर किया जाता है। और वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे हम, लीटर में बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम किस में मेजर होता है, हमारा लीटर में मेजर होता है। अभी हमारा इसमें दो टाइप के हमारे पास में दो आर्म होते हैं, पहला एक्सपायरेटरी आर्म है और दूसरा इंस्पायरेटरी आर्म। एक्सपायरेटरी आर्म मतलब जो हमें एक्सपायरेशन के दौरान पे जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे उस दौरान बनता है, और इंस्पायरेटरी आर्म मतलब जब हम सांस को अंदर वापस लेते हैं उस कंडीशन में ये हमारे पास बनता है। ठीक है, अब प्रोसीजर तो पता है ना स्पायरोमेट्री किस तरह परफॉर्म होती है, अगर नहीं पता है तो इसके पिछले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको देखो, जहाँ पे स्पायरोमेट्री का प्रोसीजर मैंने बताया कि स्पायरोमेट्री किस तरह परफॉर्म की जाती है। तो हमारा फर्स्ट नॉर्मल ग्राफ है, इसमें हमारे पास फ्लो वॉल्यूम लूप में या फ्लो वॉल्यूम ग्राफ में पहला हमारे पास एक्सपायरेटरी आर्म है और सेकंड इंस्पायरेटरी आर्म है। अब एक्सपायरेटरी आर्म में जो सबसे ऊपर यहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारे पास क्या है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट या PEFR, मतलब उसने झटके के साथ में एक झटके में उसने जो सांस छोड़ी है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे अब एक्सपायरेटरी लूप में हमारे देखें तो एक्सपायरेटरी लूप में सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को। इसके बाद हमारा जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसी तरह हमारे यहाँ पे फ्लो आते जाते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लो होते हैं। पहला हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो 25% ऑफ द FBC, फोर्थ एक्सपायरेटरी फ्लो 50% ड्यूरिंग द FBC और फोर्थ एक्सपायरेटरी फ्लो 75% ड्यूरिंग द FBC। तो अलग अलग हमारे फ्लो यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो इस तरह हमारा एक ग्राफ बन के आता है और ये क्या होता है हमारा फ्लो वॉल्यूम ग्राफ। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में ये किस तरीके से बनता है हमारा, पहला यहाँ पे क्या होती है, असेंडिंग आर्म है, असेंड कर रहा है, ये सब पूरा का पूरा एक्सपायरेशन को दर्शा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना। तो ये क्या करेगा, पहले असेंड करेगा, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, बेसिकली इतना स्ट्रेट नहीं होता है बट ये मैंने बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। तो इस तरीके से क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहाँ पे नीचे जा रहा है, बिल्कुल ये क्या करेगा, डिसेंड करेगा और फिर दोबारा से ये कर्व बनाते हुए क्या करेगा, अपने इनिशियल पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। तो ये हमारी एक नॉर्मल कंडीशन होती है। जब आपके पास में एक नॉर्मल बंदा आता है, नॉर्मल पेशेंट आता है, तो वो इस तरीके से परफॉर्म करता है। अब वो नॉर्मल होगा तो पेशेंट क्यों होगा, बट होता है ऐसा। स्पायरोमेट्री में भी हमने पीछे देखा कि कोई किसी टेस्ट में क्या निकलता है, वो नॉर्मल निकलता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशन वाला ग्राफ है। अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास में कंडीशन आती है वो होती है हमारी, ये हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। ये भी हमारा देखो, अब सब में मैं फ्लो वॉल्यूम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे समझ लेना कि ये फ्लो वॉल्यूम हमारा कर्व है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्सपायरेटरी जो इंस्पायरेटरी आर्म है, जो उसका इंस्पायरेटरी वाला पोर्शन है वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उसमें तो कोई आपको चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो एक्सपायरेटरी आर्म है, डिसेंडिंग एक्सपायरेटरी आर्म है, उसमें क्या हो रहा है, आपको एक उठा हुआ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, जहाँ से उसने सांस छोड़ना बिल्कुल क्या किया, यहाँ पे उसने पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट आया, उसका झटका दिया, यहाँ पे उसने
हमने, और ये सांस छोड़ता हुआ जा रहा है वो लगातार जहाँ तक, तब तक कि रेसिडुअल वॉल्यूम तक नहीं पहुँच जाता, अंदर से पूरा खाली नहीं हो जाता। तो बीच में क्या हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उभरा हुआ किसी किसी पेशेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, शोल्डर या नी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, शोल्डर या नी। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये किसी डिसीज की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये कंडीशन हमें दिखाई देती है नॉर्मल या यंगर सब्जेक्ट में। ठीक है, नॉर्मल फीमेल्स में या यंगर सब्जेक्ट में हमें दिखाई देती है। ठीक है, जो यंग होते हैं ना, तो उनमें इस तरीके का हमें बेसिकली 18-20-23 साल तक की जो एज में हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उनमें हमें इस तरीके का नी या शोल्डर शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और मेनली किस में हमारे पास में, ये यंगर फीमेल्स में ज़्यादा हमें दिखाई देता है। ठीक है, मेल्स के कंपेरिजन में ये फीमेल्स में हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो अगर आपके पास में कोई यंगर फीमेल सब्जेक्ट आता है और उसमें ये नी या शोल्डर स्ट्रक्चर हमें एक्सपायरेटरी रूप में दिखाई दे रहा होगा ना, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पे क्या हुआ, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन गया। ठीक है, बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, कैसा, थोड़ा सा मामूली सा कहता है, जैसे कि कोई कैसी शेप हो हमारी, कॉन्वेक्स शेप हो थोड़ा सा। ठीक है, बाहर निकला हुआ एक शेप है, शोल्डर या नी जैसे बोला जा रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल यंगर सब्जेक्ट को, वो भी मेनली फीमेल्स में हमें ज़्यादातर दिखाई देता है। चलो अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड केस। थर्ड केस हमारा क्या आता है, अब डिसीज शुरू हो जाएंगी यहाँ से। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन थी, थर्ड केस हमारा होता है ऑब्स्ट्रक्शन का। अब ऑब्स्ट्रक्शन जानते हो ना क्या होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पेशेंट, पर्टिकुलरली जो पेशेंट है हमारा, वो एयर को प्रॉपरली एक्सहेल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक्सहेल नहीं कर पा रहा है, उस वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा मेनली कहाँ होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी पाथ में, जो हमारे पाथ में ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस में मेनली हमारा जो फ्लो होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में क्या होता है, मेनली हमारा फ्लो डिक्रीज होता है, वॉल्यूम पर उतना खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एफबीसी नॉर्मल रहता है या फिर थोड़ा बहुत क्या होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन फ्लो मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड क्या होता है, हाईली रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है हमारे पास में या पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली एयर को एक्सहेल आउट नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो अब उस कंडीशन में हमें कर्वेचर कैसा दिखाई देगा, उस कंडीशन में क्या हुआ, तो देखो क्या हो रहा है, सांस को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, मतलब हमारी कंडीशन क्या हो रही है, एक्सपायरेटरी कंडीशन में इशू आ रहा है। तो कहां दिखाई देगा इसका असर, इसका असर भी हमें कहां दिखाई देगा, एक्सपायरेटरी लूप में। तो ये क्या होता है हमारा एक्सपायरेटरी लूप, और नीचे वाला कौन सा है, इंस्पायरेटरी लूप। अब तक तो याद ही हो गया होगा। देखो तो नॉर्मल जो हमारा ग्राफ बन के आ रहा था वो किस तरीके से बन रहा था, ये असेंड किया, नीचे बिल्कुल डिसेंड कर रहा है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, और फिर आके क्या कर लिया, इनिशियल पॉइंट पे आके ये मिल गया। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जब वो फ्लो मेंटेन नहीं कर पाता, ये बेसिकली फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब पेशेंट को एक्सपायरेशन से रिलेटेड इश्यू होंगे, जब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो उसकी जो ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथ होता है, रेस्पिरेटरी पाथ क्या हो जाता है, या तो क्या हो जाता है, वो उसमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब वो छोटा हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, फिर कफ वगैरह म्यूकस जमा हो जाएगा। तो उस सब की वजह से क्या होता है कि जिस फ्लो से वो पहले एयर छोड़ रहा था, उस फ्लो से वो अब एयर को नहीं पास आउट कर पाता, तो एयर फ्लो कम होगा। एयर फ्लो रिड्यूस होने की वजह से ये जो हमारा कर्व है, ये क्या कर लेता है, हमारा ये जो लाइनिंग है हमारी डिसेंडिंग आर्म है, ये थोड़ा सा कॉनकेव शेप ले लेती है। कॉनकेव मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, अंदर, समझते हो ना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे। कॉनकेव मतलब अवतल, हिंदी में बोलूँ तो क्या, कॉनकेव मतलब होता है अवतल, मतलब अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर जो होता है ना कांच, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये कॉनकेव स्ट्रक्चर जहाँ भी हमें दिखा, अब इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कहाँ दिखाई देगा, ये जो एक्सपायरेटरी आर्म है हमारी, एक्सपायरेटरी डिसेंडिंग आर्म है, उसमें हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसे बोला जाता है स्कूपिंग या कविंग। ठीक है, या कॉनकेव एक्सपायरेशन, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। स्कूपिंग, कविंग, या कोई कोई क्या बोलता है, इसे कोविंग बोलता है, कोई इसे कविंग बोलता है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कोविंग भी सही बोल सकते हो या कविंग, मैं इसे कविंग बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये कोविंग या कविंग जो भी आप बोलना चाहो, स्कूपिंग, कोविंग या फिर कॉनकेव एक्सपायरेशन। कॉनकेव एक्सपायरेशन, ये एक्सपायरेशन है, और कॉनकेव का मतलब क्या है कि ये अंदर की ओर थोड़ा सा, ये क्या हुआ, ये अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी उससे थोड़ा अंदर की ओर झुक गया, अंदर की ओर आ गया है। तो हमें कॉनकेव एक्सपायरेशन, कोविंग और स्कूपिंग कहाँ दिखाई देती है, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। ऑब्स्ट्रक्शन के केस जैसे कि अस्थमा का केस हो गया, सीओपीडी का केस हो गया हमारा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, इस तरीके के हमारे जो केस होते हैं उसमें हमें क्या दिखाई देता है, कोविंग, स्कूपिंग या कॉनकेव एक्सपायरेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके पास मेजरली पेशेंट हमें जो मिलते हैं ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के ही मिलते हैं हमारे पास। ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं, आप लैब वगैरह में देखोगे तो आपको वहाँ पे क्या, ये जो पैटर्न है वो बहुत कॉमनली आपको दिखाई देगा। ठीक है, 80% केसेस में आपको कविंग मिल जाती है, जब आप परफॉर्म करते हो तो नॉर्मल होगा या फिर कविंग दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमारे पास में ये ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न, ऑब्स्ट्रक्शन का जो पैटर्न होगा उसमें हमें एक्सपायरेटरी आर्म में, एक्सपायरेटरी लूप में क्या दिखाई देगा, स्कूपिंग, कोविंग या फिर कॉनकेव एक्सपायरेशन। तो ये आपको क्लियर
हो गया होगा। पहला नॉर्मल सब्जेक्ट था, सेकंड था नॉर्मल या यंगर सब्जेक्ट जिनमें भी बेसिकली फीमेल है, उनमें क्या दिखाई दे रहा है, शोल्डर या नी। और जब ऑब्स्ट्रक्शन का केस आता है तो वहाँ पे स्कूपिंग, कोविंग या कॉनकेव एक्सपायरेशन दिखाई देता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर वाली जो लाइन है जो ग्रीन कलर से, आई थिंक उसमें कलर क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। जो ग्रीन वाली लाइन है नॉर्मल वाली कंडीशन थी, तो नॉर्मल से क्या हुआ, रेड वाली थोड़ी नीचे आ गई, मतलब ये अभी बेसिकली हमने पेशेंट ने परफॉर्म किया है। तो ये क्या है, हमारी स्कूपिंग, कोविंग या कॉनकेव एक्सपायरेशन ऑब्स्ट्रक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब अगला केस हमारा ऑब्स्ट्रक्शन में ही एक आता है, वो होता है हमारा एम्फाइसेमा, ठीक है। एम्फाइसेमा भी एक हमारी कंडीशन होती है। तो एम्फाइसेमा की कंडीशंस भी हमें किस तरह दिखाई देती है, ऑब्स्ट्रक्शन का जो केस है उसी तरह दिखाई देती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें जो कविंग है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है। कविंग का परसेंटाइल है ना वो इंक्रीज हो गया है इसमें। तो ये हमारा नॉर्मल था, ये देखो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जा रहा था, ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे पास जो पैटर्न दिखाई देता है एम्फाइसेमा की कंडीशन में, वो होता है हमारा डॉग लेग पैटर्न, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे, डॉग लेग पैटर्न। नाम से समझ में आ रहा होगा, हिंदी नहीं बता सकता, अच्छा नहीं लगता है। डॉग लेग पैटर्न इसमें दिखाई देता है, या फिर यरबे कोलैप्स पैटर्न। यरबे क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अब पूछोगे कि एम्फाइसेमा क्या कंडीशन है, वैसे तुम्हें बताना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ। एम्फाइसेमा में बेसिकली क्या होता है, हमारी जो गैस एक्सचेंजिंग सरफेस है ना वो डैमेज हो जाती है। अब गैस एक्सचेंजिंग सरफेस क्या होता है, बेसिकली जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इसमें डैमेज हो जाती है। एल्वियोलर की जो मेम्ब्रेन है, अब एल्वियोलाई क्या होती है, लंग्स की जो सबसे बेसिक यूनिट है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे बना के बताता हूँ, देखो जैसे हमारा ये क्या है, हमारा मान लो ये लंग है, बहुत गंदा सा बना है। लंग के अंदर क्या होता है, 200 to 300 मिलियन क्या होती है हमारे पास, एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई क्या होती है, गुब्बारे के नुमा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्वियोलाई के पास में क्या होती है, इसकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है और एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन आके क्या करती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ एल्वियोलाई से यहाँ आ जाती है, और जो CO2 होती है जो ब्लड में है हमारे, जो हमने कहाँ कब जनरेट हुई है हमारे फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान पे, ये कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से बाहर निकाल देती है। इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। देखो पूरा रेस्पायरेशन बता दिया तुम्हें मैंने। तो ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जब क्या होता है एम्फाइसेमा कंडीशन में क्या होता है, ये जो अपनी मेम्ब्रेन है ना, अपनी मतलब लंग्स में जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये एल्वियोलाई है, ये कैपिलरी है, तो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो जो हमारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। जगह जगह से क्या हो जाती है, टूट जाती है अलग अलग तरीके से। ऐसे एल्वियोलाई गुच्छों के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एक बहुत सारे गुच्छों के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। तो मेम्ब्रेन जगह जगह से ब्रेक करने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्या इसमें डिफरेंट पहले क्या थे, बहुत सारे गोले थे, सरफेस एरिया ज़्यादा था। अब क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाता है, गैसियस सेक्शन इससे अफेक्टेड होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखो इतना अंदर चले गए हम, लेकिन आपको इतना बस ध्यान रखना है कि एम्फाइसेमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास में क्या हो रहा है, एम्फाइसेमा की कंडीशन में हमारी जो गैसियस सेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारी जो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वहाँ पे कोई डैमेज आ रहा है, जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है वहाँ पे कुछ डैमेज आ रहा है, और साथ साथ में हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी इशू आ रहे हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह में भी क्या हो रही है, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी टूट फूट हो रही है। तो एम्फाइसेमा की कंडीशन में हमें क्या दिखाई देता है, एम्फाइसेमा की कंडीशन में जो हमें पैटर्न दिखाई देता है वो डॉग लेग पैटर्न या यरबे कोलैप्स पैटर्न हमें दिखाई देता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी ऑब्स्ट्रक्शन का ही एक बेसिकली केस है एम्फाइसेमा, ठीक है। तो एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों मिलकर हमारी बनाती है COPD, ठीक है, जो एक क्रोनिक डिसीज है, ठीक है। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जब मैंने इसको शुरू में पढ़ा था ना तो मेरे ध्यान में क्या आता था, कोरोनरी पल्मोनरी डिसीज होगा ये, लेकिन फिर मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है, ठीक है। तो ये देखो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन में भी कोविंग है, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्कूपिंग कोविंग है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसका परसेंटाइल इंक्रीज हो गया। ये जो आर्म थी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरी और फिर यहाँ पे मिल गई है। तो हमें एम्फाइसेमा में डॉग लेग पैटर्न या यरबे कोलैप्स पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। अब अगली कंडीशन आती है हमारे पास सीवियर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। अब ये क्या चीज़ होती है, नाम तो बहुत खतरनाक लग रहा है। देखो सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सीवियर का मतलब बहुत, जब क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाता है ना, तो उस कंडीशन को या कोई बीमारी पहुंच जाती है तो उसे सीवियर बोलते हैं। अब क्रोनिक का मतलब क्या है, क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय से, पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। 10-20 साल हो गए किसी की बीमारी को, या कोई क्रोनिक कंडीशन है उसको, ठीक है, कोई पुराने समय से कोई बीमारी है, उसे बोला जाता है क्रोनिक। और ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है, इसको भी हम नाम से क्लियर करेंगे, ठीक है। नाम क्या है, ब्रोंकाइटिस। आइटिस देखो जहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे आइटिस वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन या सूजन। और ब्रोंकाई का मतलब क्या है, ब्रोंकाई मतलब जो रेस्पिरेटरी पाथ में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी पाथ में जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से गैस हमारी जा रही है लंग्स तक, ठीक है।
तो ये हमारे क्या है, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रोंकाई में सूजन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गया। अब इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, देखो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन थी, अब भाई इनमें क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया, मान लो इस तरीके से इन्फ्लेमेट हो गए। अब इन्फ्लेमेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका जो बीच का जो डायमीटर था, यहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही थी, गैस जा रही थी, सॉरी गैस एक्सचेंज थोड़ी ना होगी, गैस जाएगी यहाँ से, मतलब गैस ट्रांसपोर्ट हो रही थी, उसमें क्या होगा, वो छोटा होगा, डायमीटर क्या होगा यहाँ पे बहुत कम होगा। डायमीटर कम होने से क्या होगा, गैसियस जो ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब गैस कम अंदर बाहर जाएगी। कम अंदर बाहर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो गैस का अमाउंट है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे पेशेंट को इश्यू आएंगी। तो यही कंडीशन होती है हमारी सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, बेसिकली एक डिसीज है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर्टिकुलरली ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसका डायमीटर कम हो रहा है। डायमीटर कम होने की वजह से गैस का जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पेशेंट भी हमारे पास में बहुत सारे आते हैं, सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट और एम्फाइसेमा के कॉमनली पेशेंट आते हैं। बेसिकली क्या, कहीं पे अगर इनको ढूंढोगे ना तो आपको सीओपीडी इनकी जगह पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मिला के एक कंडीशन बनाती है, इसको बोलते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। बहुत खतरनाक कंडीशन है, ठीक है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट मांगती है। जो आपने सुना होगा कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से लंग्स खराब हो जाते हैं, वो यही सीओपीडी होती है, ठीक है, यही बेसिकली उनको सीओपीडी की डिसीज होती है। जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना, क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, 10-20 साल तक जो स्मोकिंग करते हैं, उनको क्या कंडीशन होती है, हमारे पास सीओपीडी होती है। तो ये ना बीच वाला पोर्शन ये सब गंदा कर दिया ना, मैंने इसको हटा देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में कन्फ्यूजन ना हो। तो अब तो समझ गए होगे ना कि क्या होता है हमारा, क्या सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग में जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथ है, रेस्पिरेटरी पाथ मतलब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे जो गैस का ट्रांसपोर्ट कर रही है, उनमें आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो गैस का ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्टेड होता है, वहाँ पे टूट फूट होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेशेंट को कफिंग होती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो जब मैं आपको पैथोलॉजी वगैरह पढ़ाऊंगा ना, रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह के बारे में बताऊंगा, तब वहाँ पे हम एक एक डिसीज को कवर करेंगे, एम्फाइसेमा को, सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, सबको कवर करेंगे वहाँ पे। तो देखो एम्फाइसेमा में इस पैटर्न का पर्टिकुलर कोई नाम तो नहीं है, बट एम्फाइसेमा में देखो इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें कुछ कविंग दिखाई दे रही है और ये शार्प एंडिंग के साथ में यहाँ पे है। तो इस तरीके का हमारे पास सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ये देखो बहुत, मतलब इस तरीके के पैटर्न बहुत ही कम है कि आप पहचान पाओगे उनको किसी स्पायरोमेट्री की पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखकर, क्योंकि उतने कॉमन नहीं होते हैं ये। बेसिकली आपको ऑब्स्ट्रक्शन और ये एम्फाइसेमा वाले पैटर्न तो फिर भी दिख जाएंगे, बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा दिखाई देगा। जब तक क्रॉनिक नहीं होगी तब तक तो ऐसा कुछ खास आएगा नहीं, पहली बात तो। और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है तो जनरल सी बात है, उनमें पेशेंट में घट जाती है ऑलरेडी उनकी सारी वाइटल कैपेसिटीज़ वगैरह भी और लंग फंक्शंस भी, तो उनमें आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी कंडीशन है, सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा अपर जो एक्सपायरेटरी लूप है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी आर्म है वो क्या हो जाएगी, हमारे साइज में डिक्रीज भी हो गई है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन में जो दिखाई देती है कविंग, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारा पैटर्न हो जाता है किसका, सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है ट्रैकियोमलेशिया पैटर्न। ट्रैकियोमलाशिया जो भी बोलना चाहो, ट्रैकियोमलाशिया का एक पैटर्न हमें दिखाई देता है। देखो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बन पाया ये, लेकिन ये इसी तरह का कुछ पैटर्न आता है जब आप ट्रैकियोमलेशिया के पेशेंट्स को देखते हैं। अब देखो ट्रैकियोमलेशिया क्या होती है ये भी मैं ही बता देता हूँ, जैसे मैंने 2 डिसीज बताई है। देखो कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसका नाम को पकड़ो। देखो दो चीज़ों से ये मिलकर बना है, पहला वर्ड है ट्रैकियो, सेकंड वर्ड है मलासिया, ठीक है। तो ट्रेकिया, यहाँ से हमें समझ में क्या आ गया है कि ट्रेकिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ट्रेकिया क्या होता है, तो ट्रेकिया हमारी मेजर लाइनिंग होती है, मेजर जो हमारा विंड पाइप जो हमारा होता है उससे क्या होता है, सबसे बड़ा वाला जो हमारा विंड पाइप है ट्रेकिया, बेसिकली इससे क्या हो रहा है, हमारा गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेकियोमलाशिया में क्या होता है, ट्रेकियोमलाशिया की कंडीशन में होता है हमारा कि जो ट्रेकिया में हमारी कार्टिलेजेस हैं। अब ट्रेकिया के कार्टिलेज के नाम मत पूछना क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेकिया वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन देखो जो ट्रेकिया की जो कार्टिलेज है, अब ट्रेकिया कैसा होता है, कोई भी पाइप कैसा रहेगा, देखो कोई भी पाइप रहेगा हमारा कुछ इस तरीके का, कैसा, ऐसा गोल पाइप रहेगा हमारा। तो अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है ट्रेकिया क्या हो जाए, आपस में इस तरीके से मिल जाए इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते समय, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है ना अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है हमारे पास क्या, कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट है ट्रेकिया में, कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या करती है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। कोलैप्स होने से कैसे बचाएंगी,
कि जैसे कि हमारे पास में किस तरीके से मान लो ये हमारे पास में क्या है, पर्टिकुलर ट्रेकिया है। अब ये ट्रेकिया को क्या होना, वैसे तो मानो कि जैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, गैस अंदर बाहर जा रही है या कोई ऐसी कंडीशन हो तो प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि ट्रेकिया कैसे बंद हो जाना चाहिए था। आपने देखा होगा ना, सक्शन करते हैं हम किसी ट्यूब से कुछ पानी वगैरह खींचते हैं तो क्या हो जाती है, वो पूरी की पूरी अगर मुलायम ट्यूब तो क्या मुड़ जाती है, लेकिन इसमें क्या कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज क्या कर रही है, इसको ऐसे ये दूर दूर रखे हुए हैं, इस तरीके से इसको स्ट्रेट रखे हुए हैं जिससे कोलैप्स नहीं हो पा रहा है। कोलैप्स नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन क्या होता है ट्रेकियोमैलेशिया कंडीशन में, ये जो कार्टिलेज है ना, ये कैसे हो जाती है हमारी, ये जो आपको बीच में कार्टिलेजेस होती है ट्रेकिया में, ये जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, मान लो ये कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, ये कैसे हो जाती है हमारी फ्लॉपी और कैसे हो जाती है स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये कार्टिलेज लचीली, बेसिकली कहा जाए तो कार्टिलेज लचीली हो जाती है। लचीली हो जाती है ना, तो जब गैस का हम क्या करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान पे क्या होता है हमारा, जब प्रेशर वगैरह जनरेट होता है, जब सांस को हम ताकत वगैरह से छोड़ते हैं या अदर कोई कंडीशन होती है जब हम एक्सहेलेशन इनहेलेशन करते हैं, तो ये कार्टिलेज को संभाल नहीं पाती, इससे क्या हो जाता है ट्रेकिया बार बार कोलैप्स होता है। ठीक है, अब ट्रेकिया बार बार कोलैप्स होगा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान पे या इंस्पायरेशन के दौरान पे हमें दिक्कत दिखाई देगी। मेनली एक्सपायरेशन में होता है, क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान पे हम क्या कभी कभी प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा उसमें, बार बार ट्रेकिया क्या हो रहा है, ट्रेकिया बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो पेशेंट को क्या हो रहा है, सांस लेने में से दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके का एक अनइवन टाइप का और टाइप का यहाँ पे हमें पैटर्न दिखाई देता है हमारी एक्सपायरेटरी लूप में। देखो पहले क्या हुआ, पहले हमारे पास में डिसेंड हुआ, जैसे कि हम उससे हमें क्या लगेगा कि हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, फिर दोबारा से असेंड कर गया, जैसे उसने क्या हुआ, उसका कोलैप्स हटा तो दोबारा से असेंड कर गया, फिर दोबारा से डिसेंड कर गया। तो इस तरीके से एक अनइवन सा पैटर्न दिखाई देता है, एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है ट्रेकियोमैलेशिया की हमारे कंडीशंस में। तो ये हमारे 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारे 6 बेसिक पैटर्न थे। अभी तो केवल ऑब्स्ट्रक्शन के ही केस हुए हैं, अभी तो रेस्ट्रिक्शन का बचा हुआ है, और भी कई पैटर्न देखने को मिलते हैं। देखो पहला हमारा था, एक बार रिकॉल कर देता हूँ ताकि समझ जाए। पहला नॉर्मल कंडीशन थी, एक्सपायरेटरी आर्म था, इंस्पायरेटरी आर्म था, बिल्कुल दोनों क्लियर थे, अपनी अपनी पोजीशन पर आकर मिल रहे थे। फिर हमारे पास एक नॉर्मल सब्जेक्ट आया, 18 साल का एक फीमेल पेशेंट हमारे पास में आ गई है, 18-19 साल के समथिंग की। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब उसने परफॉर्म किया तो उसके जो उसके परफॉर्म करने के दौरान पे जो हमारी एक्सपायरेटरी लूप थी, इंस्पायरेटरी में तो उसको कोई इशू नहीं है, एक्सपायरेटरी लूप में क्या दिखाई दिया हमें, शोल्डर या नी दिखाई दिया। बहुत अच्छा नाम रखा है, देखो क्योंकि घुटने जैसी स्ट्रक्चर है ना, हम बोलते हैं ना घुटने कटोरी, उस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, या नी जैसे कि शोल्डर मतलब ये वाला पोर्शन उसको बता दिया। तो इस तरीके का हमें क्या दिखाई दिया, एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो हमने समझा कि पेशेंट को कोई इशू है, लेकिन फिर हमने जब बाद में इसको देखा, तुम लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट क्या है, यंगर सब्जेक्ट है हमारे पास, फीमेल यंगर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या वो नॉर्मल है। नॉर्मल में हमें ऐसा दिखाई देता है। मैं भी जब परफॉर्म करता हूँ ना स्पायरोमेट्री, अपना खुद परफॉर्म करता हूँ, खुद करके देखता हूँ, उसमें भी मुझे कई बार शोल्डर या नी पैटर्न दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्स्ट्रक्शन का केस। अब हमारे पास पेशेंट आ गया, अस्थमा का पेशेंट है भाई, हमें पता है कि उसको अस्थमा है, तो वो परफॉर्म करेगा तो उसके पास में क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई दिया कि उसकी एक्सपायरेटरी जो पार्ट है उसमें तो क्या दिखाई दे रहा है, स्कूपिंग, कविंग या कॉनकेव एक्सपायरेशन हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा कॉनकेव एक्सपायरेशन कर रहा है वो, और उसमें एक क्या हुआ, उसका जो नॉर्मल एक्सपायरेटरी आर्म था वो अंदर की तरफ थोड़ा सा क्या हुआ, अंदर की तरफ बेंड हो गया, अंदर की तरफ झुक गया। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हें ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज है, तुम्हें अस्थमा जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम उसे क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स, साबा साबा लामा ला, साबा सामा लावा लामा, इस तरह की मेडिसिन वगैरह देते हैं। आगे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी वाले लेक्चर में, टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फाइसेमा वाला पेशेंट। ठीक है, तो हमें पता तो नहीं है कि इसको एम्फाइसेमा है, वो हमारे पास आया, उसने स्पायरोमेट्री परफॉर्म की, तो हमने देखा कि हमें क्या दिखाई दिया वहाँ पे कि जो कविंग थी वो बहुत ज़्यादा परसेंटाइल से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एकदम बिल्कुल कोलैप्स पैटर्न हमें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, डॉग लेग पैटर्न या एयरवे कोलैप्स पैटर्न। तो वो पेशेंट हमारे पास किसका हो सकता है, एम्फाइसेमा का पैटर्न हो सकता है। केवल इसी से डायग्नोसिस नहीं बन जाएगी, उसके लिए हम साथ साथ में क्या कराएंगे, एक्सरे वगैरह भी कराते हैं भाई, चेस्ट एक्सरे सीटीज वगैरह कराते हैं, तो उनसे हो जाता है डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। लेकिन ये सपोर्ट करती है आपको एक तरीके से। ठीक है, आपको अंदाजा लग जाता है कि आपने पहले स्पायरोमेट्री करवा ली, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हो सकता है एम्फाइसेमा का केस, तो आप उस हिसाब से सोचोगे। फिर हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है उसको एयरवे में, तो हम क्या कहेंगे, उसको स्पायरोमेट्री करवाएंगे, तो हमें इस तरीके का एक पैटर्न दिखाई दिया कि जो पूरा का पूरा एक्सपायरेटरी आर्म था ना वो डिक्रीज हो गया साइज में, और ये कविंग भी दे रहा है साथ साथ में। तो हम क्या कहेंगे, पेशेंट को सीवियर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक्सरे नहीं कराया और भी फाइंडिंग्स हमें देखनी पड़ेगी ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, हमारे पास एक केस आया, उसमें हमें क्या, हमने उसको स्पायरोमेट्री परफॉर्म कराया, उसमें देखा कि यार बहुत ही अनइवन पैटर्न दिख रहा है हमें एक्सपायरेटरी आर्म में। अब एक्सपायरेटरी आर्म में अगर इतना जो हमारा अनइवन पैटर्न दिख रहा है, तो हम अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है पेशेंट ट्रेकियोमैलेशिया का हो। इसकी जो ट्रेकियल कार्टिलेज है उनमें कोई इशू आ रहा है, ट्रेकियल कार्टिलेज लचीली हो गई, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ट्रेकिया बार बार कोलैप्स कर रहा है। तो ये तो हमारे कॉमन पैटर्न थे। अब कुछ पैटर्न और हमारे पास में अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, जिनके बारे में इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करूँगा।
अभी तक हम स्पायरोमेट्री में जो कॉमन 6 पैटर्न होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम 7th हमारे पास पैटर्न स्पायरोमेट्री हमें देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये नॉर्मल वाला ग्राफ मैंने यहाँ से नहीं हटाया है क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो ये हमारा एक बार नॉर्मल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन वाला ग्राफ है हमारे पास, नॉर्मल कंडीशन वाला फ्लो वॉल्यूम ग्राफ है। इसमें एक्सपायरेटरी आर्म है और इंस्पायरेटरी आर्म है, देखो बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है इसमें। अब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के सारे केस हमने देख लिए, एम्फाइसेमा भी देख लिया हमने, ब्रोंकाइटिस भी देख ली, इसके अलावा ट्रैकियोमलेशिया वाला एक केस था वो भी हमने देख लिया। तो अब हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन का केस। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली एयर एक्सहेल नहीं हो पा रही है, उसी तरह रिस्ट्रिक्शन का अर्थ होता है कि लंग्स में किसी वजह से एयर का कंप्लीट इनहेलेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लंग्स तक प्रॉपरली या तो एयर नहीं पहुंच पा रही है या कोई डिफ्यूजन डिफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से एल्वियोलाई क्या कर रही है, डिफ्यूजन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, मतलब लंग्स के अंदर की बेसिकली ये प्रॉब्लम है। रिस्ट्रिक्शन कौन सी कंडीशन है? तो रिस्ट्रिक्शन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि लंग प्रॉपरली या एक्सपेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लंग्स तक प्रॉपरली एयर नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब मेनली जो हमारा रिस्ट्रिक्शन का केस है, रिस्ट्रिक्शन में हमारा क्या होता है, जो लंग के अंदर वॉल्यूम है उनमें क्या हो जाता है हमारे पास ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। ठीक है, ड्रास्टिकल डिक्रीज होता है उनमें, मतलब लंग के अंदर जो वॉल्यूम है, मतलब जब हमने 3 चीजें देखी थी ना, 3 चीजें हमारे पास में कौन कौन सी थी, FBC FEV1 इन 1 सेकेंड और इसके अलावा दोनों का रेशियो। तो इसमें क्या होगा हमारा जो FBC है वो डिक्रीज होगी, FE1 या तो नॉर्मल रहेगा या उसमें स्लाइड डिक्रीज होगा, बहुत कम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे बेसिकली यहाँ पे FBC यहाँ पे जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है उस पर हमारा इफेक्ट पड़ता है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ने का मतलब पूरा ओवरऑल ग्राफ छोटा हो जाएगा साइज में। तो देखो अब पहला हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन का पैटर्न आता है। रिस्ट्रिक्शन के पैटर्न में क्या होगा कि देखो रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जब वो प्रॉपर सांस ले ही नहीं पा रहा है पेशेंट, जब उसके अंदर फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर प्रॉपर सांस पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वो छोड़ेगा किस तरह? अब छोड़ेगा नहीं तो फ्लो तो मेंटेन रहेगा, लेकिन जिस रेट से वो सांस छोड़ा था वो रेट तो हो सकता है वो मेंटेन रख ली, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से देखो, अब देखो ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये नॉर्मल वाला ग्राफ था, ये रिस्ट्रिक्शन वाला ग्राफ, और ये कौन सा है हमारा नॉर्मल वाला ग्राफ था। तो नॉर्मल और रिस्ट्रिक्शन के ग्राफ में क्या फर्क है? फ्लो देखो मेंटेन है, जिस तरीके से वो छोड़ रहा था जिस तरीके से ले रहा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई हमारी कि ओवरऑल ग्राफ का साइज क्या हुआ, नॉर्मल के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया। अभी डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। पहले लंग्स के अंदर मान लो नॉर्मल पेशेंट था, वो कितनी 10 लीटर एयर छोड़ रहा था, 10 लीटर एयर छोड़ रहा था हमारा नॉर्मल वाला पेशेंट। ठीक है, क्योंकि 10 लीटर एयर वो ले पा रहा था लंग्स के अंदर में। अब वो लंग्स के अंदर जो हमारा पेशेंट है वो क्या हुआ, हमारा रिस्ट्रिक्शन का पेशेंट था, उसने 5 लीटर एयर ही लिया लंग्स के अंदर। अब 5 लीटर लिए तो 5 लीटर ही छोड़ पाएगा तो क्या होगा, फ्लो तो मान लीजिए मेंटेन कर लिया उसने कि 1 लीटर पर मिनट की दर से छोड़ रहा था, तो अभी भी 1 लीटर पर मिनट की दर से वो छोड़ रहा है। लेकिन क्या हो गया, उसका जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज होने की वजह से ओवरऑल जो हमारा ग्राफ था इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों के दोनों क्या हो गए, साइज में डिक्रीज हो गया कंपेयर टू नॉर्मल 1। ठीक है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। मिक्स्ड डिसऑर्डर में भी हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब रिस्ट्रिक्शन के बाद हमारा रिस्ट्रिक्शन में एक कंडीशन होती है हमारी फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्शन। अब देखो वही बात है, हमेशा किसी भी चीज़ को उसके नाम से पकड़ो। सबसे पहले फाइब्रोटिक का मतलब क्या होगा, फाइब्रोसिस हो रही है। ठीक है, फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस की वजह से क्या आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। अब फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्टिक पैटर्न हमें कहाँ दिखाई देता है, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है किसी फाइब्रोसिस की वजह से। अब फाइब्रोसिस क्या होती है, अब फाइब्रोसिस पे पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी, लेकिन इतना समझ लो कि फाइब्रोसिस क्या करती है, जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे अफेक्ट करती है। जैसे मान लो किसी भी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सिलिका डस्ट वगैरह, सिलिका डस्ट या हमारा कॉटन की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या होता है ये धीरे धीरे जो पार्टिकल होते हैं ना वो हम धीरे धीरे अंदर लेते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं। तो ये क्या होती है, जो हमारी सरफेस है, हमारी कौन कौन सी सरफेस है, जो हमारी एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, जम जाती है। अब ये पार्टिकल जम जाती है तो धीरे धीरे उस सरफेस को क्या, पहले वो सरफेस कैसा था, बिल्कुल नॉर्मल था, स्मूथ था, अब इसको क्या कर देते हैं, वो कड़क कर देते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है, फाइब्रोसिस का बेसिकली यही है कि वहाँ की जो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी वगैरह थी, वहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा था ना उसको इसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो ये हमारे फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉपरली एयर हमारे पास में लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें हमारे पास में जो फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है या फाइब्रोसिस की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन का पैटर्न आया है, उसमें हमें जो दिखाई देता है ग्राफ, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखाई देता है। ये क्या हो जाता है, जो एक्सपायरेटरी आर्म है ना बिल्कुल एकदम लंबी हो जाती है बिल्कुल, और क्या हो गई, साइज में कंपेयर टू नॉर्मल की डिक्रीज हो गई है। ठीक है, पीछे की तरफ आ गई, मतलब साइज में डिक्रीज हो गई है।
और यही इंस्पायरेशन के हाल है। तो ये जो आपको पैटर्न है कैसे दिखाई देगा, जैसे वो रहती है ना अपनी कैप का केस में, जो बर्थडे पे अपन कैप लगाते हैं ना, बर्थडे पे कैप, बर्थडे कैप जो रहती है ना हमारी, वो भी किस तरीके की तरह रहती है ना, उसमें क्या रहता है हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है, ऊपर की तरफ ये रहता है और नीचे एक डोरी लगी रहती है इस तरीके से। तो ये हमारी बर्थडे कैप रहती है ना, इसको लगा लेते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो उसी तरीके से ये पैटर्न दिखाई देता है, तो इसे बोला जाता है हैट अपीयरेंस। ठीक है, तो हैट अपीयरेंस हमारी कहाँ दिखाई देती है, फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्शन पैटर्न में। किसी को अगर फाइब्रोसिस की वजह से कोई रिस्ट्रिक्शन का केस आ रहा है तो वहाँ पे हमें हैट अपीयरेंस दिखाई देती है। ठीक है, हेड की अपीयरेंस, टोपी की अपीयरेंस, बर्थडे वाली टोपी की अपीयरेंस हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये हमारा क्या था, फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न या फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्शन पैटर्न हमारा था, जिसमें हेड अपीयरेंस हमें दिखाई देती है। चलो भाई, ये तो होगा, 8 नंबर का भी होगा। अब 9th नंबर पे हमारा आता है एक नया और अच्छा सा केस, जिसे हम बोलते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स या अपर एयरवे इंजरी। अब स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है, तो सबसे अच्छा इसका नाम क्या रहेगा अपना, खर्राटे वाली प्रॉब्लम जो होती है ना स्लीप डिसऑर्डर्स में, सोता है पेशेंट, को खर्राटे आते हैं। तो उस केसेस में, या कोई भी स्लीप डिसऑर्डर, मतलब सोते टाइम पे जो पता है स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए भी ना स्लीप स्टडी वगैरह परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले अभी स्पायरोमेट्री तो पढ़ना है, उसी में तो 8 लेक्चर हो गए, ऐसा बोलोगे तुम लोग। तो स्लीप डिसऑर्डर्स 8 तो नहीं, बट हो जाएंगे, अभी एक लेक्चर और बनेगा, इसके बाद स्पायरोमेट्री में कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम डीएलसीओ की या बॉडी प्लेथोग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अब स्लीप डिसऑर्डर्स या अपर एयरवे इंजरी का पेशेंट आए। अपर एयरवे मतलब जो हमारे ट्रेकिया वाला पोर्शन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो अपर एयरवे होता है हमारा, वहाँ पे अगर किसी तरह की हमारी इंजरी होती है, इसके अलावा कोई अगर स्लीप डिसऑर्डर है पेशेंट को, सोते समय जो बीमारियाँ होती, कुछ बीमारियाँ होती सोते समय, क्या बीमारियाँ होंगी कहने का मतलब है कि सोते मतलब जब वो सोता है ना तब उसको उन बीमारियों की वजह से दिक्कत होती है, तो ये हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर स्लीप डिसऑर्डर या अपर एयरवे इंजरी होती है तो उस केस में हमें जो पैटर्न दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके दिखाई। अब इसमें देखो कुछ खास दिखाई दे रहा है, हाँ इसमें ना ये इस तरीके के उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं पूरे पैटर्न के दौरान पर। जो नॉर्मल ग्राफ था ये हमारा उबड़ खाबड़ सा दिखाई दे रहा है, तो इसे बोला जाता है शॉ टूथ पैटर्न। क्या है हमारा ये शॉ टूथ पैटर्न। अब शॉ मतलब क्या होता है, शॉ मतलब वो आ रही पेड़ काटने वाली, वो इस तरीके की होती है ना। अब उसको कैसे बनाऊँ, बहुत दिनों से देखा भी नहीं। हाँ इस तरीके की होती है, वो ऐसे करते हैं उसको, इस तरीके से यहाँ लगा रहता है, ये उसका हैंडल होता है, यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं, फिर हम पेड़ काटते रहते हैं। पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो देखो तो इसमें क्या देता है, शॉ टूथ पैटर्न। शॉ मतलब ये हमारी आरी और इसके जो दांत होते हैं ना उसके हमारे उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये ऊबड़ खाबड़ वाला हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरीके का पूरे पैटर्न, पूरे हमारा जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी लूप है उसके दौरान पर। तो ये किसको इंडिकेट करता है, स्लीप डिसऑर्डर या अपर एयरवे इंजरी। मतलब अगर कोई स्लीप डिसऑर्डर है पेशेंट को, उसकी वजह से, या फिर कोई अपर एयरवे में कोई इंजरी आ गई है, हमारा अपर एयरवे है उसमें कोई इंजरी आई है, कोई चोट वगैरह लग गई है, कोई इशू आया है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये शॉ टूथ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। क्योंकि एयर भी इस तरह ऊबड़ खाबड़ तरीके से जाएगी अगर कुछ इशू है वहाँ पर। तो ये हमारे पास में शॉ टूथ पैटर्न मिलता है स्लीप डिसऑर्डर्स में। तो इस तरीके से हमने स्पायरोमेट्री के 9 अभी हम तक 9 कॉमन पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो देखो इस तरीके से हमारे पास में जो फर्स्ट केस था वो हमारे पास में कैसा था, फर्स्ट हमारा केस था वो था नॉर्मल पेशेंट का, फिर हमने देखा ऑब्स्ट्रक्शन का केस सेकंड में, ठीक है। थर्ड में हमने देखा था कौन सा, स्कूपिंग या कविंग वाला केस देखा था, अच्छा वो तो ऑब्स्ट्रक्शन का ही था। तो हमने सेकंड केस देखा था, एक बार और दोबारा से करते हैं। देखो पहला केस था हमारा कैसा था, वो पहला वाला केस था वो हमारा नॉर्मल पेशेंट का था। सेकंड पेशेंट भी हमारा था नॉर्मल था, लेकिन वो क्या थी हमारी यंग अडल्ट पेशेंट था या फीमेल पेशेंट थी, जिनमें हमें क्या दिखाई दे रहा था, एक नी या कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। थर्ड पेशेंट हमारे पास आया था ऑब्स्ट्रक्शन का, तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा था, तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमें दिखाई दे रहा था कोविंग, स्कूपिंग या फिर कॉनकेव एक्सपायरेशन। फोर्थ केस हमारे पास में एम्फाइसेमा का था, जिसमें डॉग लेग पैटर्न या एयरवे कोलैप्स पैटर्न दिखाई दे रहा था। फिफ्थ केस था हमारे पास में किसका था, हाँ क्रॉनिक सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा था एयरवे में, उसकी वजह से भी एक अजीब सा पैटर्न बन रहा था, वो देख चुके थे वहाँ पे। इसके बाद में सिक्स केस हमारा किस चीज़ का था, तो सिक्स केस था हमारा ट्रेकियो मलेशिया का, जिसमें क्या हो रहा था, ट्रेकिया की जो कार्टिलेज थी ना वो कैसी हो गई थी, लचीली हो गई थी, जिस वजह से ट्रेकिया बार बार कोलैप्स हो रहा था, जिस वजह से वो एक अजीब सा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था, अनइवन पैटर्न दिखाई दे रहा था। तो ये हमारे 6 केस थे वहाँ पे। और सेवेंथ केस हमारे पास जो कौन सा आ गया, रिस्ट्रिक्शन का आ गया। इसमें क्या हुआ, ओवरऑल ग्राफ का क्या हुआ, साइज यहाँ पे डिक्रीज हो गया कंपेयर टू नॉर्मल वन। और नेक्स्ट हमारा आता है जो 8th नंबर का केस है, वो हमारे पास 8 नंबर का पैटर्न है, वो हमारा फाइब्रोटिक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। तो इसमें भाई क्या होता है, तो इसमें हमें एक हेड अपरेंस दिखाई देती है। हेड अपरेंस मतलब टोपी, बर्थडे वाली जो टोपी होती है ना, उस तरह की हमें एक अपरेंस दिखाई देती है इसमें। और नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का केस है, वो हमारा है शॉ टूथ पैटर्न, जो कहाँ दिखाई देता है, ये आरी, जो आरी रहती है ना हमारी पेड़ काटने वाली शॉ रहती है, उसके जो दांत रहते हैं ना, उस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देता है। और ये दिखाता है हमें स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में या फिर अपर एयरवे इंजरी के बारे में। तो ये 9th हमारे पास में कॉमन पैटर्न है जो हमें स्पायरोमेट्री में दिखाई देते हैं।
अब अभी ये ख़त्म नहीं हुए, इसके अलावा भी हमारे पास 3 केस और होते हैं। अब वो 3 केस कौन कौन से हैं? तो पहला हमारे पास एक और केस आता है, इसके बाद 10th नंबर का जो केस है वो हमारे पास में हो जाता है इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। 11 नंबर पे जो केस आता है वो हमारे पास में होता है एक्स्ट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। और 12th नंबर पे जो हमारे पास केस आता है वो हमारे पास 12 नंबर पे जो केस आता है वो होता है हमारे पास में फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, फिक्स्ड अपर एयरवे। लिमिटेशन है ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं लिमिटेशन मिलेगा कहीं ऑब्स्ट्रक्शन लिखा मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज मत होना तुम। कहीं कहीं पर ये आपको मिलेगा इंट्राथोरेसिक लिमिटेशन, या कहीं मिलेगा इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? थोरेक्स के अंदर, थोरेक्स क्या होता है? हमारा चेस्ट वाला पोर्शन, तो उसके अंदर में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसे बोलेंगे इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब चेस्ट के बाहर वाली कोई इशू है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लिमिटेशन। और फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम सांस छोड़ रहे हो और ले रहे हो, दोनों चीज में फिक्स हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई देगा ये? जैसे मान लो कोई गठान उठाई है, किसी तरीके से हमारी ट्रेकिया है, कोई किसी तरह से हमारे अपर एयरवे में कोई किसी तरीके से कोई ट्यूमर हो गया। अब ट्यूमर हो गया तो क्या होगा? तुम सांस छोड़ोगे तब भी वो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, वो हटेगा तो नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि वो हट जाएगा, वो तो रहेगा वहाँ पे। कैंसरस ट्यूमर है, कुछ भी है, कोई बेनिग्न ट्यूमर वगैरह हो गया है, तो दोनों कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा? या तो छोड़ो सांस या लो, दोनों में हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं फिक्स अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देखो ये क्या थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनके लिए मैं कभी एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, इसलिए इसके पैटर्न को यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली अभी जगह भी नहीं बची हुई है, एक थोड़ा सा अगर मुझे कहीं पर जगह मिले तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वैसे इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ। एक्स्ट्रा थोरेसिक जो हमारे पास में लिमिटेशन होता है, एक्स्ट्रा थोरेसिक लिमिटेशन हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो ये हमारे पास में एक नॉर्मल ग्राफ था, तो एक्स्ट्रा थोरेसिक लिमिटेशन होता है क्या? एक्स्ट्रा थोरेसिक लिमिटेशन मतलब जो थोरेक्स है उसके बाहर वाला लिमिटेशन है, उसमें हमें क्या होता है, जो इंस्पायरेशन होता है ना वो अफेक्टेड होता है। इंस्पायरेशन कैसा दिखाई देगा? ये इस तरीके से दिखाई देगा, और इस तरीके से, मतलब ये वाला जो है ना हमारा इंस्पायरेशन की कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा? एक फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का हमें यहाँ पे प्लेटिक्यू दिखाई देगा, इस तरीके का। और जब ये किसका केस है? हमारा एक्स्ट्रा थोरेसिक लिमिटेशन का केस है। सेकंड केस हमारे पास में आता है इंट्राथोरेसिक लिमिटेशन। तो इंट्राथोरेसिक लिमिटेशन में एक्सपायरेशन अफेक्टेड होता है, तो उसमें हमारा एक्सपायरेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, और ये इस तरीके से हमें पैटर्न मिलेगा। तो ये जो हमारे पास में जो प्लेटिक्यू दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा इंट्राथोरेसिक लिमिटेशन को। और अगर फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा भाई? दोनों अफेक्टेड हो गए उसमें, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये इस तरीके का जो रहता है ना अपना, क्या रहता है ये हमारा? बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर इसमें हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हमारे ये 12 केस होते हैं, 12 कॉमन पैटर्न होते हैं हमारे स्पायरोमेट्री में। आई होप इनमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा हुआ। डिसीज के नाम थे वो मैंने बता दिए कि कहाँ पे क्या कंडीशन है। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी इसके बाद बच जाता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, वो तो हमेशा ओपन रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।